गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज छोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे पौधों में परिवहन, और पौधों में परिवहन के अंतर्गत हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे परिवहन के माध्यम, और परिवहन के माध्यम में पहला माध्यम है अपना विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोगों ने डिफ्यूजन, विसरण, परासरण, जल विभव, जीव द्रव्य, कुंचन, अंतः शोषण कई माध्यम लिखे थे। तब मैंने आपको कहा था हम एक एक को क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला अपना है विसरण, ठीक है। विसरण किसे कहते हैं मैंने आपको परिभाषा बता दी थी, पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। कणों अथवा अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण। कणों या अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करना विसरण कहलाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था विसरण जो है तीनों प्रकार के माध्यम में होता है, अर्थात ठोस, द्रव्य और गैस। मान लीजिए हम किसी कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं या कोई एक सेंट लगाया हुआ व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, किसके कारण, विसरण। दूसरा, अगर हम एक गिलास पानी में एक बूंद दूध की या स्याही की डालें तो वो पूरे गिलास में फैल जाती है, किसका उदाहरण है, विसरण। मृदा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थ फैले हुए रहते हैं, या कपूर, कपूर देखिए ठोस का उदाहरण है, और कपूर की खुशबू पूरे कमरे में फैलती रहती है, ठीक है। तो विसरण की जो क्रिया है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में होती है, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों माध्यमों में सांद्रता जो है उस पदार्थ की समान न हो जाए। हालांकि विसरण एक क्या है, कोई एक धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती या ऊर्जा का व्यय नहीं होता। हालांकि गैसों का विसरण द्रव्य से अधिक होता है और द्रव्य का विसरण ठोस से अधिक होता है, अर्थात ठोस में सबसे कम विसरण की दर पाई जाती है। उसके बाद में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं विसरण दाब। हालांकि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि विसरण दाब जो है, आपको याद रखना, आगे हम विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध पढ़ेंगे तब यह आएगा डीपी। विसरण को कह रहे हैं डिफ्यूजन, और पी का मतलब है प्रेशर, तो डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। हालांकि विसरण दाब क्या है, एक भ्रामक शब्द है, लेकिन फिर भी चूंकि अपने कोर्स में दिया हुआ इसलिए अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है कि विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं की गति, विसरित होने वाले पदार्थ के अणुओं की गति के कारण एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है। उस दाब को हम क्या कहते हैं, विसरण दाब। जो कि विसरण के कण विसरित हो रहे एक प्रकार का दाब, प्रवाह दाब बनाते हैं, यानी प्रवाह दाब बनाते हैं। यह दाब विसरण कर रहे पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह दाब किस पर निर्भर कर रहा है, विसरित होने वाले पदार्थों की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, उस गिलास पानी में हमने एक बूंद स्याही की डाली तो वो शीघ्रता से फैलेगी, और इसी प्रकार हमने एक स्याही की टेबलेट अगर डालते हैं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे फैलेगी। तो इसका मतलब विसरण दाब किसके ऊपर निर्भर है, विसरित होने वाले कणों के ऊपर निर्भर करता है। और कोशिका में इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम पौधों में परिवहन पढ़ रहे हैं, सजीवों के अंतर्गत इसका महत्व क्या है। तो विसरण की जो क्रिया है उसके द्वारा भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण दाब के द्वारा ही यह क्रिया होती है, या विसरण दाब के द्वारा ही यह क्रिया की जाती है, या विसरण के फलस्वरूप यह क्रिया होती है। इसी प्रकार जो हम देखते हैं, आप लोग जानते हो पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन का छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना, ये भी किसके ऊपर निर्भर होता है, विसरण की क्रिया के ऊपर ही निर्भर होता है। विसरण के द्वारा ही यह क्रिया होती है। अब और भी महत्व है पादपों के लिए। पादपों में विसरण की क्रिया का क्या महत्व है, विसरण की क्रिया श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत गैसों का परिवहन होता है। निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया में भाग लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अंतराकोशिकीय अवकाशों के द्वारा, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का जो परिवहन है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो विसरण के द्वारा। खाद्य पदार्थों के विसरण में, खनिज लवणों के आंशिक अवशोषण में, परासरण तथा अंतःचूषण, अभी अपन बात की थी पिछले वीडियो में अंतःशोषण या अंतःचूषण की, तो अंतःचूषण में भी विसरण पर आधारित होता है। निष्क्रिय अवशोषण में
विसरण भाग लेता है, और पादप हार्मोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन है वो भी किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा ही होता है। अब देखिए अगला अपना टॉपिक है विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले चार कारक अपने पास, तापमान, माध्यम की सांद्रता, घनत्व और दाब। देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, विसरण की दर जो है बढ़ जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि विसरण की दर जो है वातावरणीय व आंतरिक ताप के समानुपाती होती है, अतः तापमान बढ़ने पर विसरण की दर भी बढ़ जाती है। माध्यम की सांद्रता, माध्यम की सांद्रता कम होने पर विसरण की दर जो है वो अधिक हो जाती है। जितनी माध्यम की सांद्रता कम होगी उतनी विसरण की दर तीव्र होती जाती है। घनत्व है तीसरा कारक, क्या है, घनत्व है। तो घनत्व के अंतर्गत देखिए मैंने सूत्र लिखा हुआ है, ये 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, आप लोग ध्यान रखिए। विसरण की जो दर है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, या वर्ग घनत्व के कणों के घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पदार्थ के अणुओं का घनत्व बढ़ने पर विसरण की दर कम हो जाती है। जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की, जितना सॉलिड, जितना बड़ा पार्ट, यानी आप मिश्री को चीनी के अंदर, मिश्री को पानी के अंदर घोलिए, उसको डिसोल्व होने में बहुत अधिक समय लगेगा, और उसी प्रकार चीनी के कणों को अगर हम पानी में घोलते हैं तो वो जल्दी घुल जाती है। और तीसरा, हम अगर चीनी को पीस कर पानी के अंदर घोलेंगे तो वो और अधिक शीघ्रता से पानी के अंदर घुल जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पदार्थ के अणुओं का घनत्व बढ़ने पर, पदार्थ के अणुओं का घनत्व बढ़ने पर विसरण की दर जो है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। यहां कैपिटल डी जो है वो क्या है, विसरण की दर है, और स्मॉल डी जो है वो क्या है, घनत्व है। और दाब, जिस प्रकार तापमान है उसी प्रकार दाब, विसरण की दर दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए अपने पास जो विसरण है उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है सुसाध्य विसरण। क्या है, सुसाध्य विसरण। और उसके बाद में अपना साधारण विसरण तो हो ही गया, सुसाध्य विसरण है, और फिर सक्रिय परिवहन है। तो सुसाध्य विसरण क्या होता है, देखिए अपने को बात करनी है किसकी, सजीवता की या कोशिकाओं की। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं। यहां हम 2 प्रकार के माध्यम बनाते हैं। ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका का आंतरिक भाग, और ये क्या है, कोशिका का बाह्य भाग। यहां कोई कण है, और ये आप लोगों को पता है जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये मान लेते हैं अपन क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या है, लिपिड है। अब देखिए सुसाध्य विसरण, विसरण की जो क्रिया होती है वो सांद्रता प्रवणता की उपस्थित होने पर होती है। विसरण की दर जो है विसरित होने वाले पदार्थ या कण के आकार के ऊपर निर्भर करती है। कम घनत्व वाले छोटे कण कोशिका के अंदर तीव्रता से विसरित हो जाते हैं, जबकि बड़े कण जो है उनको कोशिका कला रोक लेती है, या कोशिका कला में जो लिपिड उपस्थित होते हैं उनकी घुलनशीलता के ऊपर पदार्थों का परिवहन जो है वो निर्भर करता है। लिपिड रागी पदार्थ कला के माध्यम से तीव्रता से विसरित होते हैं, यानी जो लिपिड में घुलनशील होते हैं, लिपिड का मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, वो तीव्रता से विसरित होते हैं। लेकिन जो अगर कोई अणु जल रागी है, यानी जल में घुलनशील है, तो उसको आर पार जो है कोशिका के वो कठिनाई से होता है। अतः पदार्थ के विसरण की जो दर है या विसरण होने के लिए प्रोटीन क्या करता है, क्योंकि यहां पर क्या है, लिपिड और प्रोटीन दोनों उपस्थित है, तो लिपिड क्या करता है, उनको स्थान उपलब्ध करवाता है। तो लिपिड के द्वारा प्रोटीन के द्वारा जब कोई पदार्थ कोशिका के बाहरी भाग से आंतरिक भाग में प्रवेश करता है तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, कोशिका झिल्ली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है किसकी बनी हुई है, पीएलपी, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। तो जब कोई भी कण या पदार्थ जो है वो प्रोटीन के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, कोशिका के आंतरिक वातावरण में प्रवेश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुसाध्य विसरण। तो सुसाध्य विसरण क्या हुआ
प्रोटीन की सहायता से जब विसरण होता है तो उसको सुसाध्य विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार जाने के लिए कौन सहायता करता है? प्रोटीन सहायता करती है और इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, यह क्रिया हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होती है, अर्थात पदार्थों के अणु जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, जैसा कि अपन ने बात की थी विसरण की। अब देखिए क्या होता है, प्रोटीन क्या करती है? माध्यम बनाती है, अर्थात जो जलरागी अणु होते हैं वो जलरागी अणु वसा के अंदर घुलनशील नहीं होते, इसलिए उनको अंदर प्रवेश करने के लिए, कोशिका अपने अंदर प्रवेश करने के लिए प्रोटीन क्या करती है? स्थान उपलब्ध करवाती है। यहां एक नंबर का प्रश्न बनता है, पोरिन्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक और जीवाणु के अंतर्गत विशेष प्रकार के बड़े बड़े छिद्र बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन के अंदर विशेष प्रकार के छिद्र बने होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को सुगमित करते हैं, यानी इनके द्वारा, इन बने हुए छिद्रों के द्वारा, आप यूं समझ सकते हो जैसे आप लोगों ने ब्रेड देखी है। ठीक है, उस ब्रेड में क्या होते हैं? बड़े बड़े आकार के छिद्र होते हैं। तो उसी प्रकार के छिद्र जब माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और जीवाणु के अंतर्गत बन जाते हैं तो उन छिद्रों को क्या कहते हैं? पोरिन्स। तो प्रश्न आ सकता है पोरिन्स किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और जीवाणु में, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और जीवाणु की कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? पोरिन्स कहते हैं। अब देखिए सुसाध्य विसरण के अंतर्गत होता क्या है। सुसाध्य विसरण के अंतर्गत जो विसरण की अपन ने बात की थी कि उनके जो कण है वो उनके घनत्व के आधार के ऊपर प्रवेश करते हैं, या बड़े आकार के छिद्रों का प्रोटीन के अंतर्गत निर्माण होता है, जिनको पोरिन्स कहते हैं। और इन पोरिन्स के द्वारा किस प्रकार से पदार्थों का परिवहन होता है? तो यहां मैंने देखिए 3 प्रकार लिखे हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, जब कोई एक अकेला अणु या परमाणु या पदार्थ क्या करता है? कोशिका झिल्ली के प्रोटीन से होता हुआ, कोशिका, ये वही चीज है, ये कोशिका का बाह्य भाग हो गया, ये कोशिका का आंतरिक भाग हो गया। तो बाह्य भाग से आंतरिक वातावरण में एक अकेला अणु जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट। और जब दो अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु, यानी हमने कहा था विसरण की दर जो है वो स्वतंत्र होती है। आप एक गिलास पानी में एक बूंद दूध की डाल दीजिए और एक बूंद स्याही की डाल दीजिए, तो ये दोनों जो है, स्याही और दूध, दोनों बूंद आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करती है और दोनों की जो विसरण की दर है वो स्वतंत्र होती है। तो इस प्रकार से दो अणु जब एक साथ विसरित होते हैं, किसके? कोशिका झिल्ली के प्रोटीन के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट। और तीसरा है एंटीपोर्ट। जब एक अणु विसरित होता है कोशिका के आंतरिक वातावरण में तो दूसरा अणु बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंटीपोर्ट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? सुसाध्य विसरण। तो एक तो हो गया अपना सरल विसरण जो सांद्रता प्रवणता के नीचे होता है, बाह्य संदर्भों की आवश्यकता नहीं होती, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, वर्णात्मक नहीं होता है, चयनात्मक नहीं होता है। और दूसरा हो गया अपना सुसाध्य विसरण, इसमें भी सांद्रता प्रवणता से नीचे होता है, निश्चित वाहक प्रोटीन इसमें आवश्यक होते हैं। साधारण विसरण में निश्चित वाहक प्रोटीनों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सुसाध्य विसरण में निश्चित प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, एटीपी की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और यहां क्या है? कोशिका झिल्ली वर्णात्मक है, क्योंकि हमने कहा कि जो अणु लिपिड में घुलनशील नहीं होते हैं वो अणु या जलरागी जो होते हैं वो प्रोटीन के द्वारा अभिगमित होते हैं। तो ये क्या होगा? एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन, जिसमें कोशिका झिल्ली क्या होगी? चयनात्मक। और तीसरा है अपना, इसी में विसरण के अंतर्गत, उसको भी आज अपन ले लेते हैं। तीसरा क्या है? सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या होता है? जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का विसरण क्या है? तीसरा विसरण अपना, पहला है सरल विसरण, सरल विसरण, और दूसरा हो गया अपना सुसाध्य विसरण जिसमें प्रोटीन की आवश्यकता है, और तीसरा है सक्रिय विसरण। सक्रिय विसरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक्टिव। इस प्रकार के परिवहन में अणुओं को झिल्ली के आर पार जाने के लिए सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता होती है। और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आवश्यकता होती है तो इसमें यह कार्य जो है वो प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। इन प्रोटीन अणुओं को इनकी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भी परिवहन करवा सकते हैं। अर्थात जो हमने बात की थी
कि विसरण जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ परिवहित होते हैं, लेकिन सक्रिय परिवहन में निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ भी परिवहित हो सकते हैं। इनमें जो प्रोटीन काम में आता है उन प्रोटीनों को अपन वाहक प्रोटीन कहते हैं, और इस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यहां पर कोशिका झिल्ली जो है वो उच्च वर्णात्मक हो जाती है, यानी सेलेक्टिव परमेबल तो होती है, और यहां पर किस प्रकार की परमेबल होगी, उच्च चयनात्मक पारगम्य होती है, और प्रोटीन संदमकों के प्रति अणु जो है वो संवेदनशील होते हैं, और प्रोटीन के अंतर्गत ये एक प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आज हमने विसरण पढ़ा, विसरण के 3 कारक पढ़े, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, और विसरण का पादपों में महत्व पढ़ा। कल हम लेंगे दूसरा टॉपिक अपना पादप जल संबंध और परासरण। तब तक के लिए धन्यवाद।